लोग जब दिल्ली में अब बड़े हुए, अलग अलग किस्म की कहानियां नेताजी के मरने के बारे में लोगों ने बीच बीच में दी उठा करके। और लेकिन पिछले 15-20 साल में बहुत बड़ा चेंज आया, खासकर ये उन लोगों के लिए जो हमसे उम्र में बड़े। और ये चेंज ये आया कि पिछले 10-12 साल, खासकर 97 के बाद से इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है जो पहले अवेलेबल नहीं थी। जैसे कि कुछ लोग जो सन 70 के दशक में या 60 के दशक में बड़े हुए थे या 80 के दशक में बड़े हुए थे, कई चीज़ें जो उस जमाने में कंस्पिरेसी थ्योरी की तरह से मशहूर थी, आज या पिछले 10-12 साल में उनको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस अवेलेबल है। और एविडेंस इतना ज़्यादा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बार बार कहता आया हूँ कि अगर पंडित नेहरू आज जिंदा होते तो आज बड़ी मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि वो जिंदा नहीं है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। एविडेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग स्वर्ग सुधार चुके हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कुछ लोगों के दिमाग में ये हल्का सा चीज़ है कि साहब ये तो पहले भी बात बोली गई। तो पहले में और अब में फ़र्क ये है कि बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, और इतनी अवेलेबल हो गई है कि जो अगर कोई सवाल पूछता है कि नेताजी को क्या हुआ, आपको ये 3 ऑप्शन आपके सामने की प्लेन क्रैश, रशियन एंगल और तीसरा आपका फैजाबाद। तो चौथा किसी ऑप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा मानना है कि गुंजाइश है नहीं पूरी बात है, लेकिन अगर कोई बहस करना चाहते हैं तो 3 ऑप्शन आपके सामने की प्लेन क्रैश, रशिया एंगल और आपका तीसरा फैजाबाद वाला शो। तो ये क्लैरिटी जो है सन 97 के बाद से ज़्यादा हुई है, क्योंकि 97 में बड़ी अच्छी घटना घटी कि नेताजी के 100 साल पूरे हो गए थे जन्म के, और भारत के 50 साल हुए थे। तो इसलिए बहुत से डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले रिलीज किए, डिक्लेसिफाई किए, और वो ये देखा था कि इंग्लैंड में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में इन जगहों में बहुत डॉक्यूमेंट निकले, और कई बातें जो पहले अवेलेबल नहीं थी वो बाद में अवेलेबल शो होगी। तो इसलिए कि अब जो क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चीज़ है कि साहब ये बातें तो पहले भी लोग करते थे, कि वो नारायण सान्याल ने भी किताब, कुछ लोग मुझे बार बार जिक्र करते हैं कि साहब ये तो नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे, ये तो नारायण सान्याल ने भी लिखा था। लेकिन नारायण सान्याल जी ने जो लिखा था, मुझे पता नहीं 80 का दशक का 70 का दशक था, उसमें और आज के ज़माने में इतना ही फ़र्क है जितना आज के ज़माने के टेलीफोन में उस ज़माने के टेलीफोन में था। तो फ़ोन तो पहले भी थे, वो काले वाले मिलते थे, आप घुमाओगे तो आवाज़ आएगी। अब तो आपके पास में आईफोन और सेलफोन आ गए हैं, दोनों के दोनों फ़ोन, लेकिन इसलिए बहुत एडवांसमेंट इस केस में हो चुकी है। एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि सब लोगों ने हमको ये बोला कि हमारे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर छोटा सा लेक्चर देते हैं, मान लीजिए आधे घंटे का लेक्चर दिया, तो लोग क्वेश्चन करता है यार आप लोगों ने तो एक सिलेक्टिव आंसर दे दिया, आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, उस क्वेश्चन का आंसर दिया, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। और जब वो सारे क्वेश्चन के आंसर हम देते हैं तो लेक्चर हो जाएगा 3 घंटे का। फिर बोलते हैं आप तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो या भैया आपको अगर डिटेल चाहिए तो टाइम दोगे, और आपको छोटा टाइम दोगे तो आपको फिर हम लोग कम बातें बताएंगे। तो ये प्रॉब्लम हमको आती है। अभी हमको लोगों ने बोला कि क्योंकि फिल्म आ गई है, और पहले लोग गुमनामी बाबा जो है उसको सुनने को राजी नहीं थे, अब ज़्यादा लोगों का मानना ये है कि उस थ्योरी में बहुत जान है। तो हमको लोगों ने बोला कि आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और तो इसलिए ज़्यादा प्लेन क्रैश पे हम नहीं बोलेंगे। उस पर 14 पॉइंट 2-3 बातें आपको बता दूंगा, ताकि हम लोग जो मेन चीज़ है, और खासकर ये क्योंकि इशू तो पूरे भारत के लिए लेकिन बंगाल सेंट्रिक है, क्योंकि गुमनामी बाबा से जो ज़्यादा सबूत निकल के आ रहे हैं बंगाल से जुड़े हुए। तो मैं चाहता हूँ कि और खासकर चंद्रचूड़ आप भी लोग आए यहाँ पे, तो ये उस पॉइंट को ज़्यादा आपको समझाए, और शायद आपसे अच्छा कोई समझ नहीं पाएगा। प्लेन क्रैश की थ्योरी क्या, प्लेन क्रैश की, देखिए प्लेन क्रैश की थ्योरी के पीछे कोई एविडेंस नाम की चीज़ ज़्यादा नहीं है। उसके लिए हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं। इनफैक्ट ये पूरी जो प्लेन क्रैश की जो थ्योरी थी, जो कहा जाता है कि नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें उनकी डेथ हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में, ये उस तरह का नहीं है जैसे संजय गांधी की डेथ हुई थी प्लेन क्रैश में, या माधवराव सिंधिया की डेथ हुई थी। माधवराव सिंधिया का प्लेन क्रैश होना, संजय गांधी का प्लेन क्रैश होना ओपन एंड शट केस है, कि जहाज छोड़ा, संजय गांधी जहाज में बैठा, जहाज क्रैश हुआ, बॉडी रिकवर हो गई, पोस्टमार्टम हुआ और सारी कहानी खत्म हो गई। सुभाष पोस्ट वाले में ये चीज़ नहीं थी, बड़ा अजीबोगरीब सा केस था। उसमें कोई एविडेंस नाम की चीज़ डायरेक्टली नहीं मिल रही थी, सिर्फ आई विटनेस अकाउंट के बेस पे था। एक डेड बॉडी की फोटोग्राफ उन्होंने रिलीज की, जिसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये नेताजी की डेड बॉडी की फोटोग्राफ है जो जापानी ने निकाली थी। अब इससे क्या साबित होता है मुझे बताइए आप। कपड़े के नीचे मुझे क्या पता भैया क्या चीज़ है।
तो कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आई विटनेस अकाउंट के बेस पे ये कहानी निकली थी। और उसके बाद में हिंदुस्तानियों को तो ये बात समझ में नहीं आई। हम लोग तो बड़े सिंपल किस्म के लोग थे, लेकिन इस चीज को आपके जो अमरीकी थे, अमरीकी और अंग्रेजों को डाउट हुआ कि साहब इसमें कुछ गड़बड़ है। भारत वालों के पास में, हम बड़े सिंपल किस्म के लोग थे उस जमाने में, चरखे खाते थे बैठ करके, तो लोगों के दिमाग से बाहर था ये बात कि कोई आदमी अपनी मौत का नकली नाटक करके कहीं भाग सकता है, आप नकली स्टोरी को प्लांट कर सकते हैं। इस तरह के जो ख्याल हैं वो हमारे को दिमाग से बाहर थे लोगों के। तो बाद में जब इनको शक हुआ, अंग्रेजों को और अमेरिकन को, उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करके बोला कि साहब इसमें गड़बड़ है, तो उनकी डेथ पे इंक्वायरियां हुई थी। जैसे ये आपका अमेरिकन गवर्नमेंट का असेसमेंट है, यहाँ मैं दिखा रहा हूं आपको, और ये अमेरिकन गवर्नमेंट का असेसमेंट है कि जब ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अपनी इंक्वायरी करी सन 45 के बाद, डेथ होने के बाद में, उन्होंने अमेरिकियों से पूछा कि साहब आपका क्या मानना है इस केस में, और अमेरिकन ने ही इंक्वायरी सुभाष बोस की डेथ पे शुरू की थी। तो ये डॉक्यूमेंट है आपका 20 जून 1946 का। आपको एक एक चीज जो हम लोग स्क्रीन पे दिखाएंगे वो या तो सरकारी डॉक्यूमेंट होगा, या कोई कोर्ट के ऑर्डर से निकला हुआ इंफॉर्मेशन है, या किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा दिखाएंगे। यहाँ आपको बैठ कर कोई टैबलेट नहीं दिखाने वाले। पहले आपको बोला गया था बिलीफ, हम आपको अपना बिलीफ बताने के लिए नहीं आए यहाँ पे कि मेरा बिलीफ क्या है, आपको डेटा दिखा रहे हैं, रॉ डेटा की इंफॉर्मेशन क्या होती है। ये अमेरिकन गवर्नमेंट का जो मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको आजकल कहते हैं रक्षा मंत्रालय, उस जमाने में उसका नाम था वॉर डिपार्टमेंट, उसका डॉक्यूमेंट है ये 20 जून सन 46 का। नेताजी को मरे 8-9 महीने हो चुके हैं। आप खुद सोचिए, इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर संजय गांधी के मरने के बारे में होगा तो देश में क्या होगा। ये इनको पूछा उन्होंने कि साहब ये आदमी आपके वहां ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ था, आप लोगों ने इंक्वायरी शुरू की थी, आपका स्टैंड क्या है। ये अमेरिकन ने आंसर दिया है, a search of the files in the intelligence division reveals that there is no direct evidence that Subhash Chandra Bose was killed in this plane crash, despite the public statement of the Japanese to that effect. जापानी कह रहे हैं कि वो मर गया, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं। तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना, क्योंकि यहाँ पे आपके बंगाल में 3-4 वो कांग्रेसी टाइप लोग हैं, वो एक सुगातो बोस है, वो अमेरिका में पढ़ाता है, वो आके बोलता रहता है कि साहब प्लेन क्रैश हो गया, ऐसे कि जैसे कि आपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था प्लेन क्रैश होते हुए। भैया डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये अमेरिकी बोल रहे हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय बोल रहा है, आप हो कौन? तेरे जैसे 50 प्रोफेसर घूमते हैं अमेरिका के अंदर बाय द वे। उसके बाद में जो आखिरी रिपोर्ट जो अवेलेबल है, इन्होंने टीम फॉर्म की थी यहाँ पे, उसका नाम था कंबाइंड सेक्शन। कंबाइंड सेक्शन का हेड था डब्ल्यू मैकराइट, जो आईबी का नंबर 2 था। उसमें एक था फिनी बंगाल पुलिस का चीफ था, राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ, वो उसमें इन्वॉल्व थे। तो एक टीम बनी थी ये इंक्वायरी करने के लिए कि सुभाष बोस की मौत की खबर ठीक है कि गलत है। उसका नाम था कंबाइंड सेक्शन। कंबाइंड सेक्शन की एक रिपोर्ट जो अवेलेबल है आखिरी ये, एंड बोस वाज इंक्लूडेड इन देयर नंबर। फिर लिखते हैं कि ये इन्फॉर्म किया कि मोराडोव, द रशियन वाइस कॉन्सुल जनरल इन तेहरान, ईरान जो आजकल का ईरान, डिस्क्लोज इन मार्च दैट बोस वाज इन रशिया। ये 8/4/46 की खबर है, मतलब मरने के महीनों बाद तक खबरें मिल रही है कि साहब वो रूस में हो सकते हैं, और रशियंस खुद बात को बोल रहे हैं। तो प्लेन क्रैश की थ्योरी को ब्रिटिश इंटेलिजेंस, अमेरिकन वगैरह किसी ने एडमिट नहीं किया उस जमाने में। इनफैक्ट बात करते आई हमारे टाइम पे भारत सरकार का जो स्टैंड है नेताजी की डेथ पे, ये प्रधानमंत्री नेहरू जी के लेटर पे ये लिखा हुआ है। पंडित जी खुद बहुत बड़े वकील थे, सुभाष बोस के दोस्त थे एक समय पे। तब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे पास में नेताजी का मरने का कोई क्लियर कट प्रूफ है? तो यहाँ लिखा हुआ है, आई कैन नॉट सेंड यू एनी प्रूफ ऑफ द डेथ ऑफ सुभाष बोस। कोई प्रिसाइज और डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। तो ये पॉइंट आपको मैं क्लियर कर रहा हूं कि सुभाष बोस की जो डेथ की बात बोली जाती है वो वैसी नहीं है जैसे माधवराव सिंधिया की डेथ की बात हो या आपने संजय गांधी की डेथ की बात हो। इसमें प्रॉब्लम है, इसमें कभी प्रूफ नहीं था ढंग से, और ये सारा बात एडमिट किया। और ये जो केस खुलने का रीजन है हमारे जमाने में कि आपकी कैलकाटा हाई कोर्ट में किसी ने PI फाइल की थी 97 में। कैलकाटा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने इस बात को माना है सन 97 के अंदर कि इस पूरी प्लेन क्रैश की थ्योरी में क्वेश्चन मार्क है। एक बड़ी अजीब सी बात है इस देश में, जब हमारे देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, चाहे वो राजीव भाई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो देवी गौड़ा की गवर्नमेंट हो, चाहे VP सिंह की गवर्नमेंट हो, चाहे मोदी की गवर्नमेंट हो, जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तब तक हमेशा उसमें कुछ ना कुछ सिचुएशन में चेंज आया है। तो 97 में गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया ऑन रिकॉर्ड कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने कि प्लेन क्रैश की थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं।
तो कोर्ट ने फिर उस जमाने के चीफ जस्टिस थे प्रभाशंकर मिश्रा जी, उन्होंने कहा भैया इंक्वायरी करवाओ। फिर आपका जस्टिस मुखर्जी कमीशन बना। जैसे आप लोगों को पता है कमीशन ने यही बात बोली कि साहब प्लेन क्रैश में उनकी डेथ नहीं हुई है, ये पूरी कहानी प्लांट की गई थी। और उसी कमीशन की इंक्वायरी के दौरान पता चलता है कि साहब जहां प्लेन क्रैश हुआ था वहां की गवर्नमेंट नहीं मना कर दी कि प्लेन क्रैश कोई नहीं हुआ, तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। मुखर्जी कमीशन ने ये बोला कि आजकल ये बड़ी बड़ी बातें, देखो बड़े बड़े लोग पैदा हो गए सुभाष बोस की फैमिली के आजकल, कि साहब वो नेताजी की अस्थि वहां पड़ी है जापान के अंदर। पूरा रिकॉर्ड क्लियर है कि अस्थि सुभाष बोस की नहीं है, एक जापानी सोल्जर था, उसका नाम था इचुरो ओकोरा, उसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के जलाया गया था। तो आपको अगर कहानी क्रिएट करनी है तो आप ऐसे क्रिएट करेंगे। यार मोबाइल फोन ऑफ कर दो, आपकी सबकी मुझे रिंगटोन सुनाई कान में, मोबाइल फोन ऑफ कीजिए। तो ये एशेज जो है जो कहा जाता है जापान में पड़ी है, तो वो नेताजी की नहीं है। मुखर्जी आयोग ने प्रूफ दे दिया है, एक आपका एक जापानी सोल्जर था उसकी अस्थियां। तो जस्टिस मुखर्जी ने वो हड्डियां खोल करके उसकी फोटो वोटो निकाली। और कुछ लोग आजकल बड़ी बड़ी बातें चल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाते, डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाते। अरे भैया डीएनए टेस्ट के हम बिल्कुल फेवर में, हम भी फेवर में, आज कहाँ खड़े बोल रहा हूँ कि हम दोनों चाहते हैं कि डीएनए टेस्ट हो, क्योंकि हमें कोई डर नहीं है, अस्थियां उनकी नहीं है यही साबित होगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती है, और हमारा बस यही मानना है कि अगर आप डीएनए टेस्ट करवाएंगे कभी भी तो आप करवाएं किसी फॉरेन की लैब के अंदर, देसी लैब में टेस्ट नहीं होगा। ये देसी लैब का हमको भरोसा नहीं है इस केस में, ये इशू बड़ा पॉलिटिकली बड़ा खतरनाक है, देसी लैब नहीं होगा। लेकिन मुखर्जी, जस्टिस मुखर्जी ने कोशिश करी बहुत, उन्होंने, और एक अमेरिकन डीएनए एक्सपर्ट था टेरी मिल्टन, वो एग्री कर गया कि मैं इन हड्डियों का जो कही जाती है नेताजी की, इनका मैं टेस्ट करने को तैयार हूं, बशर्ते आप मुझे इनका एक एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट करके मुझे रिपोर्ट दो। एक एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट से आपको मालूम चलेगा कि ये हड्डी इंसान की है कि जानवर की। हड्डी इंसान की, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, आदमी है कि औरत है, आराम से अपनी बहुत कॉमन सी बातें हैं जो आपको कोई भी एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपर्ट बता देगा। बेसिकली यहाँ पे है क्या, वो आपके लोअर जॉ और स्कल के टुकड़े हैं यहाँ पे, ये जो अस्थियां जो जापान में नेताजी की बोली जाती हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं। तो वो जस्टिस मुखर्जी ने ये, जब उसको एक्सपर्ट ने कहा टेरी मिल्टन ने, मैं करने को तैयार हूँ और पहले आप एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट कराओ, तो उसने भारत सरकार से बोला कि आप ये करवाइए, क्योंकि अस्थियां भारत सरकार के कंट्रोल के अंदर है। हम लोग अगर चाहें तो कल सुबह टेस्टिंग हो जाएगा, ये जापान के पास में नहीं है, सिर्फ उस कंट्री में पड़ी हुई है, कंट्रोल हमारा है। अगर आप चाहेंगे तो कल सुबह टेस्ट हो जाएगा। तो अगर सवाल ये पूछा जाता है कि नेताजी की हड्डियों को लेकर डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा, हमारी सरकार नहीं चाहती, तो जब मुखर्जी ने बोला करने के लिए, सब गवर्नमेंट चुप हो गई। तो हम लोग जैसे किसी के बीच में नहीं पड़ रहे। अब उसमें कमाल की बात यह है कि इतनी शर्म की बात है इस देश के लिए, छोटे छोटे केसेस के अंदर हम लोग तिल का ताड़ बनाते हैं इस देश के अंदर। आप लोगों को सुना होगा, भमरी देवी मर्डर केस हुआ था राजस्थान के अंदर। भमरी देवी मर्डर केस में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वहां पे भमरी देवी की हड्डियां, मतलब बॉडी अवेलेबल नहीं थी। बिना बॉडी की आप कैसे प्रूव करेंगे कि खाली मरा है? तो मंत्री ने मार मोड़ के कहीं जंगल जुगल में कहीं जाकर गाड़ दिया था। सीबीआई ने जो इंक्वायरी करी है, ढूंढ ढांड के निकाला, ये उसकी फोटोग्राफ्स हैं इंक्वायरी की, और निकालने के बाद हड्डी निकाल के अमेरिका की एफबीआई लैब में भेजा टेस्टिंग के लिए, और अमेरिकन एफबीआई लैब ने कंफर्म किया कि ये हड्डी भमरी देवी की है। ऐसे ही केस क्रैक हुआ था। और यहाँ पे बड़ी शर्म की बात है कि नेताजी को लेकर जब भी इंक्वायरी की बात होती है, पहले आपके बंगाल के जो ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बैठ के ये बातें करते हैं कि साहब पैसा खर्च होगा, की हो, क्या बोलते हैं आपके, की हो गए, क्या करना है, चलो चलो, तो ऐसे नहीं होता। आपके पास दुनिया जहां बके केसेस में खर्च करने के लिए पैसे की बात करते हैं कि पैसा वेस्ट हो रहा है, और तुम्हें बड़ी टेंशन है पैसे की। यार पैसे की कोई कमी नहीं है, दिल्ली में पाइए बड़ा पैसा लगा हुआ है। ये लोग जब बीमार पड़ते हैं, ये लोग जब बीमार पड़ते हैं, सब बाहर जाते हैं, सब अमेरिका में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पैसे की कोई चिंता नहीं है। आप दिल्ली में हो, दिल्ली में अरबों रुपए की जमीन पर गांधी जी का उन्होंने समाधि बना रखी है। पैसे की कोई कमी देश में नहीं है, तो डिपेंड करता है कि आदमी कौन है। अब ये एक डॉक्यूमेंट जो इस गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, इसमें इनकी डीएनए की सच्चाई लिखी हुई है। सरकार पिछले 50, 60, 70 साल से ये दावा कर रही है कि नेताजी की अस्थियां जापान में पड़ी हैं। ठीक है जी, जब इन लोगों को 2003 में कहा गया, मुखर्जी कमीशन जब काम कर रहा था कि आप डीएनए टेस्टिंग करवाओ, तो ये सरकारी रिकॉर्ड पे लिखा हुआ, ये जो डॉक्यूमेंट डिक्लेयर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। स्लाइट चेंज इन द रिजल्ट में क्रिएट ह्यू एंड क्राई। If the result is positive, then the entire issue will be resolved. In case the result comes in negative as to the
DNA result does not tally with the biological samples connected with relatives, one can imagine the reaction of the nation. इसको हिंदी में बोलेंगे कि बेटा कर लिया, अगर साबित हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव निकला तो मारे जाएंगे। तो डरते क्यों भैया, तुम करवाओ टेस्ट, किसने रोका तुम लोगों को? तो ये उनकी चोरी ही पकड़ी गई। तो प्लीज कीप इन माइंड, जब भी आपको कोई समझदार आदमी मिलेगा बोलेगा, उसको बात को दिमाग में रखो कि सरकार नहीं चाहती, हम लोग पूरे फेवर में टेस्टिंग करवाने के। एक ही शर्त है कि देसी लैब में टेस्ट नहीं होगा भैया। ये देसी लोगों का मैं विश्वास नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं 25-70 साल से। कोई सरकारी लैब नहीं, कोई सरकारी एक्सपर्ट नहीं, करवाओ उसका टेस्ट अमेरिका में, और अमेरिका के अंदर भी कोई देसी आदमी नहीं होना चाहिए। सारे कांग्रेसियों के बच्चे वहां बैठे हैं अमेरिका में डिग्री लेने, अंग्रेज से करवाओ। और कितनी शर्म की बात है, हाई कोर्ट की इंक्वायरी पे, हाई कोर्ट की इंक्वायरी, ये कोई लोग, कहीं लोगों ने कहानियां, बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए, वो कह रहे बीजेपी ने कमीशन बनाया था मुखर्जी। अरे बीजेपी ने नहीं बनाया था भैया मेरे, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था। तो वो कमीशन जो बना, जस्टिस मुखर्जी आयोग, उसकी अध्यक्षता की है सुप्रीम कोर्ट के जज आसनसोल के हैं मनोज कुमार मुखर्जी। उनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, चंद्रचूड़ के दादाजी के साथ में भी काम करा करते थे, उनके भी कुछ उनसे लिंकेजेस हैं। बड़े मशहूर जज से, कोई उनका नाम किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है। कई जज जिनका नाम लोग लेते हैं कभी कभी, कोई पॉलिटिक्स से उनका लिंक नहीं है। उसने बेकायदा बड़ी अच्छी इंक्वायरी करी, उसने कहा कि आदमी की प्लेन क्रैश में डेथ में ये सारा अवेलेबल है। आप यकीन करेंगे 2006 में ये गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया बिना कारण बताए। ये एक्शन टेकन रिपोर्ट की कॉपी में हम आपको दिखा रहे हैं जो पार्लियामेंट में टेबल हुई थी। आप सोच के देखिए कि कोई छोटी मोटी इंक्वायरी हो जाए किसी नक्सल पे, आतंकवादी के ऊपर, और उस पर अगर गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दे बिना कारण बताया, लोग तो पार्लियामेंट में हंगामा कर देंगे खड़ा। बड़ी शर्म की बात है, यहाँ कोई कुछ बोला नहीं। बंगाल के अंदर आपके जो बड़े बड़े न्यूज पेपर्स यहाँ पर हैं, वो कुछ नहीं बोले उस जमाने में। मतलब आपका जो टेलीग्राफ अखबार आता है, बड़ा एक मशहूर यहाँ का, उसने 7वें कॉलम में सिंगल कॉलम की स्टोरी डाली हुई है। अरे यार तुमने मजाक समझ रखा है, आप समझते हैं क्या सुभाष चंद्र बोस का? आपको मालूम है नेताजी का मतलब क्या है इस देश में, क्या कहानी? अभी बताते हैं आपको 2 लाइन के अंदर। देखिए पिछले, मैं दिल्ली से आता हूं, तो मुझे पता नहीं आप लोगों को क्या पढ़ाया गया। मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, जहां पे सरकारी बाबू जहां रहते थे। ये बात हम लोगों को पहले दिन से मालूम है पूरे देश को। ये अहिंसा वहिंसा से कुछ नहीं हुआ देश के अंदर। ये जो कहानियां, ये जो हमारे पे चेन हो गया है, आप अहिंसा से नॉर्थ इंडिया में किराएदार को निकाल के दिखा दो, अंग्रेज तो बहुत दूर की चीज है। ये प्रकार की बातें हैं। ये जो थ्योरी जो थी, अंग्रेज जो यहां से गए थे, उसका कारण थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी, ये जो कहानी लोगों ने चेपी है हमारे पे, ये लोग बड़े चालाक हैं। ये लोग, ये जितने जो सरकार में जो अफसर बैठे हैं, बड़े बड़े राय बहादुरों के बच्चे, इनके बाप दादा अंग्रेजों के पैर चाटा करते थे, समझ गए? और इनका ये प्लान था, क्योंकि बड़ी अच्छी कहानी है, उसके डबल फायदे होते हैं। जब आप बोलते हैं ना कि सब हमने दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, उससे अंग्रेज की इमेज अच्छी हो जाती है। कितने अच्छे लोग थे साहब, चमड़ी भी सफेद थी, उनको बोला चले जाओ, वो चले गए, है नहीं? और जाने के बाद अपना बच्चा लंदन में पढ़ने भेजो सारे के सारे। ये लोग इतने घात किस्म के लोग थे, हमको कहते कि हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ो, और खुद का लड़का भेजा अमेरिका में, खुद का बेटा ऑस्ट्रेलिया में, खुद का बेटा अमेरिका के अंदर। ये पुस्तक लोगों ने बनाया लोगों ने। ये पूरी कहानी इसलिए प्लांट की गई थी ताकि अंग्रेजों की इमेज अच्छी करो और अपनी इमेज अच्छी करो। और इन्होंने करते करते पूरा गांधी ब्रांड को उन्होंने मशहूर कर दिया है पूरे यूरोप अमेरिका में, जहां हिसाबों के बच्चे रहते हैं। तो ये असली रीजन का आपके देश के आजाद होने का ये था। वो हमारी प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं, मैंने किताब में पूरा डेटा दे रखा है डॉक्यूमेंट्स के साथ में। आपका देश अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे आपकी फौज की वजह से। जलियांवाला बाग में गोली अंग्रेज ने नहीं चलाई, उसने हुक्म दिया मारने का। मारने वाले हमारे लोग थे। आप तो माशाल्लाह उनको पेंशन देते थे इंडिपेंडेंस के बाद में। ये आपके लाल बाजार के थाने में जो डंडे मारते थे हमारे लोग, वो हमारे ही लोग थे। वो लोग जो लाहौर की जेल में डंडे हमारे को टॉर्चर करते थे लोग, वो हमारे ही लोग थे। वो लोग जनरल डायर को स्वर्ण मंदिर में किसने सरोपा दिया था? किसके दादा थे? खुशवंत सिंह के पिताजी ने किसके खिलाफ गवाही दी थी कोर्ट में? भगत सिंह के खिलाफ कौन कौन लोग थे गवाही देने वाले? ये वही बड़े बड़े साहब लोग हैं जो बैठ के ये काम किया करते थे। तो साहब आपकी आजादी मिलने का कारण था कि अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे आप ही की फौज को, आप ही के लोगों को। ये फौज उनके खिलाफ हो गई, इसलिए वहां से गए हैं।
अहिंसा से नहीं कुछ होता, अहिंसा से हमारी गवर्नमेंट कौन से फॉलो करती है, हमने तो फॉलो किया। छोटा सा प्रोग्राम आया था पीछे, वो डिस्कवरी चैनल पे, कोई अंग्रेज उसमें है, कोई फौजी वो जंगलों में ले जाता है बड़े बड़े लोगों को, वो मोदी जी को ले गया, उसने फिर मोदी जी को भाला दिया, देखो ये भाला है। तो मोदी जी क्या बोलते हैं इसको कि साहब ये हमारे तो कस्टम में ना किसी को मारते नहीं है। तो बाबा बालाकोट में क्यों गए थे आप लोग? अगर हमारे बालाकोट में क्यों गए थे आप? गांधी जी को बोला है कि आपको कश्मीर में लड़ाई लड़नी है, गांधी की बात मानो, गांधी तो हिंसा के पुजारी थे। वो बात दूसरी है कि नोबेल पीस प्राइज किसी को मिला नहीं, पंडित जी का नाम 11 बार किया था, नहीं मिला इनको, महात्मा गांधी को नहीं मिला, यासर अराफात को मिल गया, हेनरी किसिंजर को मिल गया, और ये लोगों को अभी ख्याल है, इनको यह है कि साहब हमको भी नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, पीस का नहीं मिलेगा आपको। अरे गांधी को भी ख्याल वाला है। अब एक प्रूफ कहानी का ऐसा है कि डॉक्टर भीम बाबा साहब अम्बेडकर कोई सुभाष चंद्र बोस के खास मित्र नहीं थे, ठीक है। बाबा साहब और बीबीसी सुभाष चंद्र बोस की कोई फेवर में नहीं थी। हम तो लोग सबूत मांगते हैं, हम आपको एक टेप सुनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मरने से पहले सन 56 में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया अंग्रेजी भाषा में। पूरा का पूरा आपका 1 मिनट का बाइट है, जिसमें वो बताएंगे कि भारत आजाद कैसे हुआ था। उन्होंने ये बोला कि क्लीमेंट एटली, जो उस जमाने में इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, जिसने देश को आजाद किया है, हमें तो यकीन नहीं हुआ कि छोड़ के कैसे चले गए। कोई छोड़ने का इरादा नहीं था उन लोगों का। ये आपको झूठ बता रहे हैं सारे कांग्रेस के एजेंट जो बैठे, खास करके नेताजी के परिवार में लोग। 1945 के सितंबर तक अंग्रेजों का छोड़ने का कोई प्लान नहीं था देश को। ये लोग अक्टूबर में नवंबर में क्या बवाल मचा कि वो दिल्ली में लाल किले पे वो जो रेड फोर्ट ट्रायल चले, उसके बाद उनको समझ में आया। तो बाबा साहब अम्बेडकर आपको बताएंगे कि क्लेमेंट क्यों उन्होंने देश को छोड़ा। I do not know how suddenly Mr. Attlee agreed to give independence. That's a matter of secret which Mr. Attlee one day I think will disclose in his autobiography. How he came to do that. Nobody ever expected. It is such a sudden change of front. Nobody ever expected. It seems to me from the analysis that I made, there are two things which I think led to the later party to take this decision. One is the national army that was raised by Subhash Chandra Bose. The British had been ruling this country in the firm belief that whatever may happen, in this country, and whatever the politicians may do, they will never be able, to change the loyalty of the soldier. That was the one prop on which they were carrying on their administration. Now that thing was completely dashed to pieces. When they found that even the soldier was being seduced, and to form a party or a battalion to blow off the British. Then तो ये आपका उनका बिल्कुल व्यू क्लियर था कि, और इसकी सपोर्ट में बहुत से और एविडेंस अवेलेबल है, ये कोई इकलौती चीज नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट करने के लिए। और किसी माई के लाल में अगर हिम्मत हो तो उसको चैलेंज करके दिखा दे, अगर है ना हिम्मत तो आ जाओ बेटा मैदान में कि बाबा साहब गलत बोल रहे हैं, तो हम भी तैयार हैं डिबेट